नमस्ते भारत। वीडियो के इस भाग में हम अभी तक के हमारे अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। गोवा से हम कब निकले और कौन कौन से चैलेंज हमारे सामने गोवा पर आए थे। एक चीज़ तो हमने अपलोड की थी कि हमारा सब सामान और साइकिल चोरी हो गया था, लेकिन उसके बाद और एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था जो आपके सामने अभी हम शेयर करने वाले हैं। और गोवा के बाद हम कहाँ से कहाँ तक अभी पहुँचे हैं, अभी आप कहाँ खड़े हैं, वो सब आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम गोवा में थे। गोवा से हमारा साइकिल और सब सामान चोरी हो गया था। उसके बाद हम एक ऐसा रास्ता चुने जो मोस्टली बहुत कम लोग चुनते हैं और साइकिलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं चुनते हैं। वो सागरीय रास्ता है। सागरीय मतलब समुद्र के किनारे किनारे जो रास्ता है उसको हमने चुना। समुद्र के किनारे जो रास्ता था उसको पार करते हुए हम गोवा से कब महाराष्ट्र की ओर आ गए हमें खुद को पता नहीं चला, क्योंकि संस्कृतियाँ समान है, इतना अंतर नहीं है गोवा की संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति में। कोंकण क्षेत्र में आता है, दोनों पेड़ पौधे लगभग दोनों साइड समान है, घर बनाने की पद्धति दोनों साइड समान है। तो हम कब गोवा से महाराष्ट्र आ गए पता नहीं चला। तो जैसे हम गोवा से निकले, हम हमारा सब सामान मिला तो हमने समुद्री रास्ता पकड़ा था। जैसे ही हम महाराष्ट्र की ओर आ रहे थे तो एक बहुत ही फेमस जो बीच है कलंगुट बीच, वहाँ पर हम पहुँचे गोवा का। वहाँ पे हमने फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गोवा का बहुत ज़्यादा ही फेमस स्पॉट है वो। तो जैसे ही हम फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे, चूँकि हम स्टैंड पे रखते हैं और वीडियो और फोटो बनाते हैं, शूट करते हैं, क्योंकि और कोई रहता नहीं है, तो हमारा जो मोबाइल था, जो सैमसंग गैलेक्सी M30s था, वो पानी में गिर गया, पूरी तरीके से वो ख़राब हो गया। जब हम उसको बनाने के लिए गए तो उसने कहा कि भाई ये बनने वाला नहीं है और 14,000 रुपये इसमें खर्च आएंगे। जो मदरबोर्ड है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, आपको न्यू लगाना पड़ेगा। मतलब जितने भी उसमें डाटा थे, वीडियो थे, सब कुछ ख़त्म हो गए। मतलब नंबर थे और सब कुछ, फ़ोटो वीडियो जो भी था हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो पहला चैलेंज ये था हमारे सामने कि हमारा सब सामान चला गया था और साइकिल भी चली गई थी। लेकिन हमने विचार किया था कि अब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमने विचार कर लिया तो बिल्कुल हम साइकिल से जाएंगे। अगर साइकिल नहीं रहेगा तो पैदल ही निकल पड़ेंगे। तो भगवान की इच्छा थी और भगवान की कृपा से हमको हमारा साइकिल और हमारा जो सामान था वो वापस मिल गया। उसके बाद हम सागरी रास्ते से हम वापस आ रहे थे महाराष्ट्र की ओर। तो जैसे कलंगुट बीच पर पहुंचे तो हमारा मोबाइल पूरी तरीके से ख़राब हो गया, पूरी तरीके से डेड हो गया। तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि आज के समय में अगर किसी का मोबाइल ख़राब हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई, तो समझ जा वो इंसान ब्लैंक हो जाता है। और मेरे लिए जो मैं टूर कर रहा हूँ ऑल इंडिया साइकिल टूर, तो मेरे लिए मोबाइल का एकदम अच्छी तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से ही मैं आगे का रूट तय करता हूँ, आगे से कांटेक्ट करता हूँ और आगे का जो सब चीज़ें हैं और सब चीज़ें बेसिक सी बात है, सब चीज़ें मोबाइल में ही आजकल कैरी करते हैं। सब कुछ नंबर, फोटो, वीडियो सब कुछ डिलीट, मतलब सब खत्म हो गया, क्योंकि मोबाइल बनने वाला ही नहीं था। एक भैया के पास हमने दिया था अपना मोबाइल के, भैया आप बनाइए, क्योंकि वीडियो फोटो सब शूट हो चुके थे, बहुत अच्छी वीडियो शूट हो चुके थे। अभी वर्तमान का भी जो वीडियो है बहुत अच्छा है, बेस्ट है। समुद्र का किनारा है, वो भी समुद्र का किनारा था, लेकिन वो बहुत फेमस स्पॉट था कलंगुट। अगर आप नेट पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ब्लॉग मेरा डालने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको जो गोवा की बात का जो हमारा सफ़र है अभी तक का, वो आपको आपके सामने शेयर कर सकूँ। तो हमारा जो मोबाइल था ख़राब हुआ, नहीं बन पाया, उन्होंने बहुत प्रयास किया भैया ने, लेकिन इतना अच्छा हमारे साथ, जैसे बुरा भी हुआ तो अच्छा भी हुआ। जैसे गोवा में हमारा सब कुछ चोरी हो गया था तो वापस भी मिल गया। गोवा के CM से हम मिले, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से। राज्यपाल जी से हमारा मिलना था लेकिन हम नहीं मिल पाए, क्योंकि वो समय बहुत ज़्यादा लगने वाला था। तो उन्होंने हमको शुभकामना संदेश दिया आगे के लिए, आपकी यात्रा के लिए हमारे तरफ से शुभकामना संदेश वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा। उसके बाद फिर हमारा मोबाइल नहीं बन पाया, तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जो भैया थे मोबाइल बनाने वाले, वो भैया ने अपनी तरफ से हमको MI का एक फ़ोन दिया, MI A1, कि भाई आप उपयोग करिए, हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम। हमने जब पैसा देना चाहा तो उन्होंने हमसे एक भी रुपया नहीं लिया, मतलब वो गिफ्ट हमको एक मोबाइल दिया, अरेंज किया उन्होंने हमको। तो भैया के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो गोवा से हम कब महाराष्ट्र की ओर आ गए पता ही नहीं चला। उसके बाद हम पूछे किसी के भाई कौन सा क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र का, क्योंकि MS था, GA ख़त्म हो चुका था और MS चालू हो चुका था। तो हमने पूछा तो हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र आ चुका है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इस प्रकार से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। और
समुद्री रास्ते से हम निकले थे। अब समुद्री रास्ते पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था, कोई भी नॉर्मली तरीके से अगर कोई साइकिलिंग करता है तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप साइकिलिंग वाले रास्ते पे जाइए। क्यों? क्योंकि साइकिल वाला जो रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा, जो समुद्री रास्ता है जो महाराष्ट्र की ओर से आता है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि आपको पहाड़ से ऊपर नीचे होना पड़ता है, एकदम चढ़ाई होती है, फिर एकदम उतार होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि हम शुरू से ही थोड़ा सा चैलेंजिंग अपने आप को देते आए हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज शुरू से अपने आप को देते आए हैं, तो हमने वो वाला समुद्री रास्ता जो कहते हैं सी रोड, वो रूट हमने पकड़ा। और फिर उसके बाद फिर जो पहाड़ इतने पहाड़ आए कि हम सोच भी नहीं सकते, और इतना हमको स्ट्रगल करना पड़ा, वो तो हम ही जानते हैं। हालांकि आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो आप भी जान जाएंगे, बेसिक सी बात है। तो पहाड़ की चढ़ाई और फिर उतार, फिर पहाड़ की चढ़ाई फिर उतार, मतलब हालत ख़राब हो गई, क्या बताएं आपको। तो सबसे पहले हम पहुँचे अपना सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र का जो हमारा पहला पड़ाव था सावंतवाड़ी पहुँचे। सावंतवाड़ी में एक परिवार वाले के यहाँ रुके थे, बहुत अच्छा उनका स्नेह मिला हमको। उसके बाद फिर आगे बढ़े वेंगुर्ला में भी रुके थे हम। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। कई बार ऐसा हो जा रहा था कि हमारी व्यवस्था हो पा रही थी, कई बार नहीं हो पा रही थी, कई बार मंदिर में भी रुके। एक बार हम गुजर रहे थे किसी स्थान से, मिडबाव करके एक स्थान है महाराष्ट्र का, जो हमने चीफ तय किया था। वहाँ पर जैसे हम गुजरे तो लगभग 6 बज चुके थे, शाम हो चुकी थी। हमने कहा यहाँ रुकने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था हो पाती है। तो जब हम देखे तो लगभग 6 बजे सभी दुकानें बंद हो रही थी, जितनी भी दुकानें, चाहे वो भोजनालय हो, होटल्स हो, चाहे स्टोर, जनरल स्टोर हो, जो भी जितने भी स्टोर थे, मेडिकल स्टोर हो, सब कुछ बंद हो रहे थे, और लगभग आधे से ज़्यादा हो भी गए थे। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा भाई ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, चलो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा सिटी टाइप का था, तो सब बंद हो रहा था। तो हमने कहा भाई ये बंद क्यों हो रहा है। तो फिर हम क्योंकि शाम हो गई थी तो हमें रुकना ही था, तो हमने क्या किया कि भाई ये प्रयास किया कि भाई रुका जाए, तो एक मंदिर में रुके। वो मंदिर थोड़ा ठीक ठाक लगा, क्योंकि वहाँ की जो मंदिर है ना, सब जगह की क्या रहती है कि मंदिर की अपनी अपनी पद्धतियाँ होती है, कि वहाँ पे जो मंदिर होते हैं वो इस प्रकार से शेप में होते हैं। तो वो मैं आपको आगे वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो वहाँ का मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ भाग में जो इस प्रकार से रहता है, छानी नुमा उस प्रकार से रखा। तो हमको रुकना पड़ा था क्योंकि शाम हो चुका था। शाम को ज़्यादा ट्रबल भी नहीं करना चाहिए, और उतार चढ़ाव वाला वो पहाड़ी क्षेत्र था, और ऐसा कहते हैं पहाड़ी ऊपर साइड में बहुत कम लोग निवास करते, कई कई जगह पे एकदम सुनसान रहता है। कई जगह से हम गुजरे भी हैं सुनसान जगह से। तो अब क्या था कि हमें रुकना था, तो हम वहाँ रुके। मंदिर में हमने पूछा उनसे कि भाई रुक सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दी। कई जगह ऐसा हो जाता है कि परमिशन मिल जाती है और कई जगह परमिशन नहीं भी मिलती, तो हमें परमिशन मिल गई। उसके बाद फिर हम रुके। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था कि रात को एक दुर्घटना हो गई थी। जो गांव का एक युवा था, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, बाइक से कहीं जा रहा था वो, तो वहीं आगे कहीं दुर्घटना हो गई थी और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा गांव इतना एकजुट था कि वो उन्होंने उसको शोक के तहत उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने दुकान सब चीज़ बंद रखी थी। तो इतना मतलब उनमें एकता थी। और एक खासियत ये भी देखी थी मैंने कि वो जो नगर था या वो गांव था, जो महापंचायत थी या पंचायत था, जो भी वो क्षेत्र था, मिडबाव था, आप सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे जो रोड था, रोड पर भी इतनी अच्छी उन्होंने कलाकारी करके रखी थी कि भैया वो बना के रखा था चूना से या पेंट से उन्होंने। तो बहुत अच्छा वो चीज़ मुझे लगा। वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो हमारी खाने की व्यवस्था हो पाई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, ऐसे ही और एक मंदिर में गए। फिर वो हम चूँकि सिंधुदुर्ग यहाँ पे, अब हमारा ये चुनने का एक तो चैलेंज आपको बताते हैं, उसके बाद चुनने का कारण बताते हैं। सबसे पहले तो अब आपको चुनने का कारण बताते कि किस कारण से हमने समुद्रीय रास्ते को चुना आगे बढ़ने के लिए। तो हमको बढ़ना था पुणे, उसके बाद मुंबई, फिर नासिक और फिर गुजरात, इस प्रकार से राजस्थान, दिल्ली, इस प्रकार से आगे जाना है। तो हमने ये वाला रास्ता क्यों चुना? पहली बात तो हमको ये देखना था कि भाई समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, कैसा खान पान है, और दूसरा बात किस प्रकार के चैलेंज रहते हैं। चूँकि आप पहाड़ पर कोई रहता है इंसान, क्योंकि पहाड़ के आसपास में रहने वाले लोग
समतल भूमि में नहीं रहते, उतार चढ़ाव उबड़ खाबड़ में रहते, तो उनका जीवन कैसे चलता है और खान पान ये सब चीज़ें। और दूसरी बात हमारे सामने चैलेंज ये था कि भाई आपको उसी प्रकार से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता था। कभी एकदम उतार चढ़ाव चढ़ने पड़ते तो वो भी साइकिल को पकड़ के चढ़ना पड़ता था। उसके बाद फिर जो समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसमें हवाएं बहुत तेज चलती है, वो चैलेंज था हमारे सामने। और तीसरा चैलेंज ये था कि भाई आपको कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पे लोग बहुत कम निवास करते हैं, बहुत कम रहना हो पाता उनका। तो बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन फिर भी हमने उस समुद्री रास्ते को चुना आगे के लिए। तो तेज हवाएं चल रही थी। उसके बाद फिर आपको ऐसा था कि चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी पहाड़ों पर, बहुत ज़्यादा ही, कभी कभी इतनी सारी चढ़ाई होती थी कि आप ऊपर चढ़ रहे फिर उतर रहे फिर चढ़ रहे। और तीसरा ये है कि भाई आपको फेस करना पड़ता था जो हवाएं चलती है बहुत तेज, तो आपको साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और डेंजर भी रहता है। चढ़ना उतना जितना डेंजर रहता है, आपको साइकिल से उतना ही डेंजर उतरना भी रहता है। तो चलो ठीक है, हमने चुना अपने स्तर पर। उसके बाद फिर यहाँ का खान पान भी उस तरीके से समुद्र के क्षेत्र में जैसे लोगों का रहता है वैसा रहता है। ऑफकोर्स नॉनवेज का ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन हम वेजिटेरियन है तो हमने ज़्यादातर वेजिटेरियन क्षेत्र को चुना और हमने उस प्रकार से अपना एडजस्टमेंट किया। तो क्या हुआ कि फिर हमने देखा, तो सबसे पहले जो हमारा चुनने का कारण यही था कि भाई उनका जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका कैसा रहते हैं। लेकिन एक भगवान ने इनको कुदरत की एक चीज़ ये दी थी कि भाई इनकी खेती किसानी, मतलब यहाँ रत्नागिरी के आसपास का जो क्षेत्र हमने आया वहाँ पे खेती किसानी बहुत अच्छी होती है। खेती किसानी मतलब ऐसा था कि किसी क्षेत्र में अगर वैसा परिस्थिति है तो वैसा उनको वो चीज़ दी जाती है। तो वहाँ पर सबसे पहले नारियल, उसके बाद हमने सुपारी के पेड़ देखे, उसका पूरा प्रोसेस देखा, वो भी हम आपको आगे शेयर करेंगे। सुपारी, उसके बाद सुपारी का क्या प्रोसेस होता है वो, उसके बाद फिर काजू, सबसे एक सस्ता वहाँ पे काजू है इस क्षेत्रों में जो है वो काजू सस्ता होता है। और दूसरे बात तो क्या है कि आम के भी जो पेड़ है वो हमने देखे, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे और ऊबड़ खाबड़ ऐसा नहीं कि समतल है, वो ऊपर नीचे चढ़ाई बढ़ाई पहाड़ के ऊपर पेड़ के बहुत अच्छे अच्छे भाग है। इसलिए यहाँ जो बस बाजू में ही रत्नागिरी है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर, तो हम आगे आपको उसके बारे में बताएंगे कि रत्नागिरी जो आम होता है हापुस आम, वो बहुत ज़्यादा फेमस है रत्नागिरी का जो आम है उस कारण से। तो इस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार उस जगह को, हमारे भारत में अलग अलग जगह को विशेषताएं दी हुई है। तो लगभग शाम हो चुकी है, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो प्रयास ये करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करें। तो रत्नागिरी हम लगभग पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर हम पुणे की, अगर समय बहुत लगेगा अभी तो, क्योंकि हो सकता है कि हम सोचते कि पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो चुका, क्योंकि आगे हमने बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों पर ट्रैवल किया। उसके बाद हमने देखी भी बहुत सारी चीज़। एक तो बात, सबसे पहले तो सिंधुदुर्ग का किला था जो चारों ओर से समुद्र का भाग था। जाने के लिए आपको बोट पे जाना पड़ता था, 100 रुपये टिकट है। गवर्नमेंट जो होती है वहाँ की, वो गवर्नमेंट आपको शिप द्वारा छोड़ती है, शिप द्वारा लेके आती है, नाव द्वारा। तो वो सिंधुदुर्ग का किला चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। उसके बाद देवगढ़ का किला, हालांकि देवगढ़ का किला इतना ज़्यादा पूरा लगभग वो टूट फूट गया, खाली एक लंबी दीवार बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं देवगढ़ का किला भी हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तो सिंधुदुर्ग का बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बढ़िया है, अभी देखा जा सकता है। उसके बाद तीसरा हमने विजयदुर्ग का किला देखा। विजयदुर्ग का किला बहुत बढ़िया था, वो भी बहुत बढ़िया था विजयदुर्ग का किला भी। उसके ऊपर भी हमने बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हुए, समझाते हुए वीडियो बनाया है। तो इसके बाद हम उसको डालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से 3 किले हमने यहाँ पे अभी तक देख चुके हैं। उसका देवगढ़ का आगे भी हम देखने वाले हैं, रायगढ़ का किला और बहुत सारे ऐसे किले हैं जो शिवाजी महाराज जी और उस समय जो शासन रहे हैं उनका जो इतिहास रहा है उससे संबंधित है, वो हमको देखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से हम होते होते आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर में रत्नागिरी है। आज हम रत्नागिरी रुकने वाले हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी तक का हमने आपको समय बता दिया कि हम समुद्री मार्ग को चुने हैं। इस कारण से वो जो समुद्री मार्ग का मतलब ये हुआ कि समुद्र के पास से ही जो रास्ते गए हैं। और तीसरा ये चैलेंज, वो सबसे बड़ा मैं बताना भूल गया कि वो जो रास्ते थे बहुत ज़्यादा खराब थे, मतलब इतने कट छट टूटे फूटे, मतलब जो गड्ढे वड्ढे इतने, पूरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई आपके पास साइकिल में कोई संसाधन नहीं है और साइकिल अगर ख़राब हो गई, पंचर हो गया, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। तो ये चीज़ था कि मैं जो दूसरे साइकिलिस्ट थे उसको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई वो इस प्रकार का जो रास्ता तो बिल्कुल ना चुने, और अगर आप चुनते हैं
तो आपके जो साथ में रहेंगे कुछ दोस्त यार तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में फिर दोस्त यार के साथ आराम से रह सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है, और सजेस्ट करूँगा कि आपके संसाधन पूरे होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास संसाधन है ही नहीं है वर्तमान में। मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हुए चलूँगा। तो इस प्रकार से हम अभी तक रत्नागिरी के पास में ही लगभग 4 से 5 किलोमीटर के पास में एक समुद्री क्षेत्र है, जो आपको मैं पूरा एक बार पूरा घुमा दूँ, दिखा दूँ। तो ये समुद्री जो किनारा है, वहाँ पे आगे गणेश जी का मंदिर था, नीचे मछलियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर सुंदर। तो ये तारुले करके एक बहुत बढ़िया समुद्र का किनारा है, शाम हो चुकी है और बहुत बेहतरीन नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो अभी तक का जो हमारा अनुभव था हमने आपके साथ शेयर किया। और खान पान में ऐसा था कि चावल से संबंधित चीज़ ज़्यादा मिलती है, तो रोटियां भी कई बार ऐसे रहती कि चावल की रोटियां मिलती थी, तो चावल में भी खाने में मिलता था, और उसके बाद दूसरी रोटी थी वो भी चावल की मिलती थी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आनंद आता था। तो दूसरी बात ये देखो, कोकम का यहाँ पे खीर मिलता है, कोकम की कढ़ी मिलती, कढ़ी का हो या छाछ का हो या मट्ठा का हो, तो वो कोकम मतलब ऑरेंज पिंक कलर का हो जाता था। मैंने फोटो और वीडियो भी निकाला हुआ है, मैं आगे समय रहते आपको डालने का प्रयास करूंगा। तो वो जो कोकम का जो वो होता है, कढ़ी होती है, वो पिंक कलर की जैसी होती है। तो वो थाली आप भोजन की मंगाएंगे किसी होटल में, साधारण सी थाली की हमको थाली खाना है, वो आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, वो आपके ऊपर है। तो जब आप थाली मंगाएंगे तो उसमें आपको वो कोकम का जो कढ़ी होती थी वो आती है। हम तो छाछ कहेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्राई नहीं होता था, खाली उसका कलर आता था, उसका टेस्ट आता था कोकम का। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। जो समुद्री जो क्षेत्र पे रहने वाले लोग हैं, समुद्र की जो रहने वाले जो प्रकृति है, इस प्रकार की चीज़ें बहुत एक आनंद दे जाती है, कष्ट भी देती है तो आनंद भी देती है। जीवन है, जीवन में परेशानियाँ भी है, कुछ खुशियाँ भी है, कुछ गम भी है, कुछ आनंद भी है, कुछ परेशानियाँ भी है, तो इसी का नाम जीवन है। तो इसी प्रकार से आपके साथ में हम अपने जीवन के अनुभव को शेयर करते हुए चलेंगे, और जो भी हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बिल्कुल आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करेंगे हमारे अनुभव। और हम जो जितना प्राप्त कर रहे हैं उतना आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि हमको भी आनंद मिलेगा कि हम आपको कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, और आपको भी इस बात की खुशी मिलेगी कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। तो बने रहिए, और इतना ही कहूँगा कि फॉलो नेशनैलिटी, फॉलो रियलिटी और फॉलो मेहुल भारत यात्री। धन्यवाद, जय हिंद।